बायोलॉजी पार्ट 5 जीव विज्ञान के भाग 5 हमारे क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। भाग 5 का हमने कितना, जो 100 नंबर का क्वेश्चन लिया था, जठर रस में पाए जाने वाला जो एंजाइम होता है कौन सा होता है, तो आपको बताना था कि जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो जिसका राइट आंसर क्या था, पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, किसमें, जठर रस में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे। बायोलॉजी जीव विज्ञान पार्ट 6 के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन ये हैं, 32 क्वेश्चन के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करेंगे। कनेक्टिंग वीडियो होगी और आपको उससे पहले एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ जाना है, ठीक है। कॉपी कलम लीजिए और आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अपने हाथ से आपको क्या नोट्स तैयार करने हैं। आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके बनाए हुए ही नोट्स आपके लिए क्या होंगे, लड्डू रामबाण या कहीं न कहीं ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। तो आइए चर्चा परिचर्चा करेंगे, हंसते हुए प्यार से खेलते हुए चलेंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक में पढ़ेंगे 32 क्वेश्चंस बायोलॉजी से, ठीक है। प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, आहार नाल के किस भाग में जठर ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। जो आहार नाल होता है मनुष्य का, उसके किस भाग में जठर ग्रंथियां होती हैं। ऑप्शन ए आपका बड़ी आंत, ऑप्शन बी आपका अमाशय, ऑप्शन सी आपका छोटी आंत, ऑप्शन डी आपका कोलन। तो मैं आपको बता दूं, जो आहार नाल है उसके किस भाग में, अमाशय भाग में क्या होती हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर दूसरा है, सरसों का पुष्प में कितने पुंकेश्वर होते हैं। तो बताना है, जो सरसों का पुष्प होता है उसमें कितने पुंकेश्वर होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो सरसों के पुष्प में कितने, 6 पुंकेश्वर होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है तीसरा, पुष्प के जिस भाग में निषेचन होता है उसका नाम है। तो क्या है, ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी पुंकेश्वर, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी बाह्यचूल। तो क्या है उसका नाम, जिसमें निषेचन होता है पुष्प के उस भाग का नाम क्या है, अंडाशय। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर चौथे की ओर बढ़ते हैं, तितली के जीवन चक्र में रेंगने वाली अवस्था का नाम क्या है। तो क्या मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो क्या होती है उसकी कैटरपिलर अवस्था होती है। तो तितली उसमें क्या करती हैं, रेंगती हैं, अर्थात कह सकते हैं तितली के जीवन चक्र में रेंगने वाली अवस्था कौन है, कैटरपिलर है, ठीक है, कैटरपिलर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है पांचवा, कि पत्ती की उस संरचना का नाम क्या है जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए दारुवाहिकाएं, ऑप्शन बी रंध्र हो गया, ऑप्शन सी उपत्वचा हो गया, और ऑप्शन डी अंतरकोशीय स्थान हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। रंध्र क्या है, पत्ती की उस संरचना का क्या नाम है, रंध्र है, जिसके द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नियंत्रित होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है आपके लिए इस प्रकार, मनुष्य में परजीवी के रूप में पाई जाने वाले एक कृमि का क्या नाम है। तो क्या है बताओ मुझे। तो ऑप्शन ए एटा अमीबा हो गया, ऑप्शन बी क्या फीता कृमि हो गया, ऑप्शन सी मच्छर हो गया, ऑप्शन डी जूं हो गया, ठीक है। तो मनुष्य में परजीवी के रूप में पाई जाने वाला एक कृमि का नाम क्या है, फीता कृमि है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, टेपवर्म भी कहते हैं, ठीक है। टेपवर्म फीता कृमि है जो मनुष्य में परजीवी के रूप में पाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7वां है, एक बीज के बीजपत्र प्रांकुर तथा मूलांकुर को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन ए भ्रूण कहते हैं, ऑप्शन बी भ्रूणापोष कहते हैं, ऑप्शन सी भ्रूणाकोश कहते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं एक बीज के बीजपत्र के जो प्रांकुर और मूलांकर का सम्मिलित रूप होता है उसे भ्रूण कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 8वां आपके लिए इस प्रकार है, मानव शरीर की वक्ष गुहा तथा उदर गुहा के बीच स्थित पर्दे का नाम क्या है। तो बताइए, वेरी इंपोर्टेंट है। तो क्या होता है, देखो ऑप्शन एक है प्लूरा हो गया, ऑप्शन बी क्या है पेडिकार्डियम हो गया, ऑप्शन सी क्या हो गया डायाफ्राम हो गया, ऑप्शन डी क्या हो गया मेनिंजेज हो गया। तो क्या है, मानव शरीर की वक्ष गुहा तथा उदर गुहा के बीच स्थित पर्दे का नाम क्या होता है, बताओ मुझे। देखो ये आपके सामने मनुष्य का पाचन तंत्र है। प्रश्न ने क्या पूछा कि मानव शरीर की वक्ष गुहा तथा उदर गुहा के बीच स्थित पर्दे का नाम क्या होता है, ठीक है। तो क्या बताया, डायाफ्राम होता है, ठीक है। ये है देखो
ये वाली रेखा क्या है, डायाफ्राम है। ठीक है, डायाफ्राम है, जो क्या बताया मैंने कि मनुष्य शरीर के वक्ष गुहा तथा उदर गुहा के बीच में स्थित एक पर्दा होता है, डायाफ्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 9 है, मेढक अपने जीवन चक्र की किस अवस्था में मछली के समान होता है? ऑप्शन ए, अंडज उत्पत्ति के 10 दिन बाद। ऑप्शन बी, भेक शिशु जिसे टेडपोल अवस्था कहते हैं। ऑप्शन सी आपका क्या है, अंडज उत्पत्ति के 20 दिनों बाद। ऑप्शन डी, अंडज उत्पत्ति के 15 दिनों बाद। तो प्रश्न ने क्या पूछा, जो मेढक होता है अपने जीवन चक्र की किस अवस्था में मछली के समान होता है, या आपसे प्रश्न दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए कि मेढक की वह कौन सी अवस्था है जिसमें वो जल में क्या लेता है, श्वसन करता है। ठीक है, तो क्या अवस्था है वो, भेक शिशु जिसे क्या बोलते हैं, टेडपोल अवस्था में क्या करता है, मनुष्य अपने जीवन चक्र में मछली के समान होता है, टेडपोल अवस्था में भेक शिशु कहते हैं। ठीक है, और इसी अवस्था में जल में क्या लेता है, श्वसन लेता है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 10वां, वाहिकाहीन ग्रंथि का उदाहरण है। तो क्या है, ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो वाहिकाहीन ग्रंथि का उदाहरण क्या है, तो आपको बता दूं मैं, वाहिकाहीन ग्रंथि का नाम क्या है, पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि क्या है, वाहिकाहीन ग्रंथि का उदाहरण है। देखो एक प्रश्न का उत्तर देना मुझे, मैं आपको 1 मिनट देता हूं। प्रश्न क्या है, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, बताओ मुझे। 1 मिनट मैंने आपको दिया कि मानव शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि का क्या नाम है। बच्चे सोच रहे हैं कि प्रश्न में पीयूष ग्रंथि है तो उत्तर भी यही होगा, नहीं। तो मैं आपको बताऊं, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन सी होती है, यकृत होती है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि होती है, यकृत होती है सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर में। देखो पीयूष ग्रंथि से आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं, VIMP है। ठीक है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है, वही वाहिका विहीन, ठीक है, वाहिकाहीन ग्रंथि का उदाहरण भी क्या है, पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 11 है, पादप कोशिका में पाई जाने वाली कौन सी संरचना जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, जो पादप कोशिका में पाई जाती है संरचना लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति होगी। ऑप्शन बी आपका क्या है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी आपका क्या है, गोल्गी बॉडी हो गया। और ऑप्शन डी आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, माइक्रोकॉन्ड्रिया पादप कोशिकाओं में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया से आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बताओ, कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस किसे कहते हैं। ठीक है, सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 12 आपके लिए इस प्रकार, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेती हैं। ठीक है, इजी है। तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस लेती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है, नीचे एक पुष्प के मादा भाग का चित्र दिया गया है, तीर द्वारा प्रदर्शित किया गया भाग के नाम क्या है। ठीक है, ये क्या है, एक पुष्प। ठीक है, पुष्प का मादा भाग है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये दो भाग क्या है बताओ मुझे। ठीक है, तो इन दो भागों का नाम बताना मुझे क्या है। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है 10 तक तो आप बता दोगे, 9 में 8 में बायोलॉजी पढ़ी है तो आप इजी से इसे बता दोगे अगर आपने समझते हुए पढ़ा है। अगर समझा नहीं है तो आज समझ जाओ। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इस भाग को, मैं आपको बताऊं, इस भाग को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें, वर्तिकाग्र। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में इन्हें, वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, जो तीर द्वारा दर्शाए गए हैं इन भाग को क्या बोलते हैं, इसे और इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, स्टिग्मा कहते हैं, क्या, स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 14 की ओर। देखो, एक परखनली में तालाब का जल भरा गया है, परखनली में हाइड्रिला नामक पौधे की एक शाखा डुबाकर रख दी गई है। अब परखनली को धूप में रखने पर हाइड्रिला शाखा से बुलबुले
उड़ते दिखाई देते हैं। यह बुलबुले किस गैस के कारण होते हैं? बताओ मुझे, उड़ रहे हैं। क्या बोला कि एक परखनली में तालाब का जल भर दिया और अब उस जल से भरे हुए परखनली में हाइड्रा नामक एक पौधे की शाखा को डुबाकर रख दिया गया है। अब परखनली को धूप में रखने पर हाइड्रा शाखा से बुलबुले उड़ते दिखाई देते हैं। यह बुलबुले किस गैस के हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किसके हैं ये बुलबुले? ऑक्सीजन गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं उड़ते हुए। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 15 आपके लिए। प्रश्न नंबर 15 है, एक बोतल में कुछ जीवित तिलचट्टे रखकर बोतल का मुंह अच्छी तरह बंद करने पर बोतल में किस गैस की मात्रा बढ़ेगी? तो हमने क्या किया, एक बोतल लिया, उसमें कुछ जीवित तिलचट्टे रखकर बोतल का मुंह अच्छी तरह बंद कर दिया। बोतल में किस गैस की मात्रा अधिक बढ़ेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। प्रश्न नंबर 16 है, नीचे पत्ती की निचली बाह्य त्वचा का चित्र है। इसमें तीर से इंगित भाग 1 और 2 का क्या नाम है? ठीक है, ये क्या है? पत्ती की निचली भाग का त्वचा का चित्र है। ठीक है, ये भाग 1 भाग 2, इन दोनों का नाम क्या है? अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो नॉर्मल सी बायोलॉजी है, बहुत सामान्य है। तो इन दो भागों का नाम क्या है? बताओ मुझे। तो भाग ए को क्या बोलते हैं? बताओ मुझे। द्वार कोशिका बोलते हैं। ठीक है, और 2 को क्या बोलते हैं? 2 को रंध्र छिद्र कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रंध्र छिद्र कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। भाग 1 को द्वार कोशिका और 2 को रंध्र छिद्र कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है, नीचे दिए हुए चित्र में तितली के जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं दी गई हैं। अवस्था संख्या 1 और 4 का नाम और 2 और 3 के चित्र दिए गए हैं। ठीक है, अवस्था 2 और 3 के नाम क्रमशः क्या है? 2 और 3 के नाम क्या है क्रमशः? क्या है? तो बताना है आपके 2 और 3 के नाम क्या है क्रमशः? तितली के जीवन चक्र के 4 अवस्थाएं हैं। अंडा तितली, अवस्था 1 है अंडा, अवस्था 4 है क्या? तितली। 2 और 3 अवस्था का क्या नाम है? तो मैं आपको बताऊं, जो अवस्था नंबर 2 है उसका नाम क्या है? प्यूपा है। अवस्था 2 का नाम है प्यूपा और 3 का नाम है कैटरपिलर। ठीक है, जिसे क्या रेगने वाली अवस्था कहते हैं। ठीक है, रेगने वाली अवस्था कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, कैटरपिलर और प्यूपा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट 18 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। तो लाल रक्त कणिका पाई जाती है, श्वेत पाई जाती है, या दोनों पाई जाती है, या इनमें से कोई नहीं पाया जाता है? तो रक्त में लाल कणिकाएं भी पाई जाती हैं, श्वेत भी पाई जाती हैं। ठीक है, अर्थात दोनों कणिका पाई जाती हैं रक्त में। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है, नीचे सरसों के पेड़ का चित्र दिया गया है। इसमें तीर द्वारा दिखाए गए भाग 1 और 2 के क्या नाम है? ठीक है, ये एक सरसों का पेड़ है। किसका है? सरसों का पेड़ है। भाग 1 इसका क्या नाम है? भाग 2 इसका क्या नाम है? बताओ मुझे। सरसों का पेड़ है, बहुत आसान है। देखो, इसे क्या बोलते हैं? भाग 1 को बताओ मुझे। इसे बोलते हैं पुष्पदंड बोलते हैं। भाग 1 को पुष्पदंड बोलते हैं और भाग 2 को क्या बोलते हैं? पर्व संधि कहते हैं। ठीक है, पर्व संधि कहते हैं। इस वाली को पुष्पदंड और इस वाली को पर्व संधि। तो आपका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 1 को पुष्पदंड बोलेंगे, 2 को पर्व संधि बोलेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 है आपका, दूध का रंग किसके कारण सफेद होता है? तो किसके कारण? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग क्या होता है? सफेद होता है। प्रश्न नंबर 21 है, भोजन चबाते समय टाइलिन एंजाइम मंड को किस में परिवर्तित कर देता है? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो लार है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नाम का एंजाइम लार में पाया जाता है। वही भोजन चबाते समय टाइलिन एंजाइम मंड को किस में परिवर्तित कर देता है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो किस में परिवर्तित कर देता है? बताओ मुझे। जो टाइलिन होता है एंजाइम होता है, मंड को किस में परिवर्तित करता है? प्रश्न नंबर 21 बताएंगे मुझे। तो किसमें? माल्टोस में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नीचे आम के फल की खड़ी काट का चित्र दिया गया है। चित्र में तीरों द्वारा दिखाए गए भाग 1 और 2 के नाम क्या है? ठीक है, आम आपने बहुत खाया है, हर सीजन आम। ठीक है, तो ये क्या है? आम की क्या है? खड़ी काट है। ठीक है, ये वाली भाग का नाम क्या है और ये वाली भाग का क्या नाम है? ठीक है, अगर आपने आम को अच्छे से खाया है
चबा चबा के, तो बताओ इन दोनों भागों के नाम क्या है। ठीक है, नहीं तो आज से आम खाना छोड़ देना। ठीक है, अगर तुम्हें इन भागों के नाम पता नहीं है तो छोड़ देना। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इन्हें, बताओ मुझे। जो ए है, ठीक है, जो पहला है, इसे तो बोलते हैं गुदा, इसे क्या बोलते हैं, गुदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुदा। और क्या बोलते हैं इसे, मीसोकार्प भी कहते हैं। ठीक है, मीसोकार्प, मीसोकार्प। ठीक है, गुदा या मीसोकार्प कहते हैं भाग 1 को, और भाग 2 को क्या कहते हैं, बताओ मुझे। भाग 2 को, ये तो इजी है, ये इसे गुठली या बीज बोलते हैं। क्या, गुठली या बीज कहते हैं। ठीक है, गुठली या बीज। भाग 1 को क्या, गुदा या मीसोकार्प, और भाग 2 को गुठली या बीज बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। एक को गुदा मीसोकार्प कहते हैं, दूसरे वाले भाग को गुठली या बीज कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका 23वां, अधिपादप पौधों में पाई जाने वाली जड़ें हैं, कौन सी होती है, अनुलग्न जड़ें, आरोही जड़ें, संकुचन जड़ें और अवस्तंभ जड़ें, तो कौन सी होती है। प्रश्न नंबर 23 का बताना आंसर। अधिपादप पौधों में पाई जाने वाली जड़ों का क्या नाम है, प्रश्न नंबर 23 बताओ मुझे। तो आरोही जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, आरोही जड़ें पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 24 है, चमगादड़ किस वर्ग में आता है, तो बताइए किस वर्ग में आते हैं, बताओ मुझे, चमगादड़ किस वर्ग में आता है। ऑप्शन ए आपका क्या है, रेप्टिलिया, ऑप्शन बी क्या है, मेमेलिया हो गया, ऑप्शन सी क्या है, एम्फीफीबिया हो गया। तो किस में आता है चमगादड़, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, किस में, मेमेलिया में आता है। ठीक है, मेमेलिया वर्ग में आता है चमगादड़। और चमगादड़ से एक्स्ट्रा नॉलेज आप क्या जानते हो, बताओ मुझे। देखो, चमगादड़ों में परासभ्य ध्वनि को पैदा करने तथा सुनने की क्षमता होती है। ठीक है, एकमात्र चमगादड़ है जिसमें परासभ्य ध्वनि पैदा करने की क्षमता होती है और सुनने की क्या होती है, क्षमता होती है। चमगादड़ को दिखाई नहीं देता, बल्कि इन्हीं तरंगों को माध्यम बनाकर अपने गमन पथ का आभास करती है। ठीक है, चमगादड़ को दिखाई नहीं देता, और इन जो परासभ्य ध्वनि होती है इन्हें सुनकर ये क्या करता है, अपने गमन मतलब अपने पथ का क्या करता है, आभास करता है। ठीक है, वैसे परासभ्य बताया मैंने 2 तरह की तरंग होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, बताओ मुझे, कौन कौन सी तरंगें होती हैं, कोई भी बता दो। देखो, एक होती है अपश्रव्य तरंगे, एक होती है पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, अपश्रव्य तरंगे किन्हें कहते हैं, देखो 20 दोलन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की तरंगों को अपश्रव्य कहते हैं। ठीक है, और 20,000 दोलन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की तरंगों को क्या बोलते हैं, पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। साधारण मनुष्य के लिए सुनने की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, अतः मनुष्य पराश्रव्य और अपश्रव्य दोनों ही तरंगों को नहीं सुन सकता है। ठीक है, न तो मनुष्य अपश्रव्य तरंग सुन सकता है, न पराश्रव्य सुन सकता है, लेकिन चमगादड़ में पराश्रव्य ध्वनि को सुनने एवं पैदा करने की क्षमता होती है। इसे दिखाई नहीं देता, इन्हीं ध्वनियों को ये गमन पथ बनाकर अपना रास्ता तय करता है। ठीक है, ये देखो चमगादड़, ये जैसे ये कोई गुफा है तो यहाँ उल्टा लटका होता है चमगादड़। ठीक है, ये उल्टा लटका होता है, इसे दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये उल्टा लटका होता है चमगादड़। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 25, अदरक पौधे का कौन सा भाग है, पहले भी बता दिया कौन सा भाग है, बताओ मुझे। मूल है, तना है, समारा या फल है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन 25, प्रश्न 25 का ऑप्शन लगाओ, क्या राइट आंसर है। तो जो टिक लगाया है ये गलत है। ठीक है, अदरक पौधे का कौन सा भाग होता है, तना होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है, तना होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 है, अरहर, मटर, उड़द या चना की खेती करने से खेत की मिट्टी अधिक उपजाऊ क्यों हो जाती है। ठीक है, अगर आप खेत में अरहर, मटर, उड़द या चना की खेती करोगे तो इसकी मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है, ऐसा क्यों। ऑप्शन ए, क्योंकि इनमें जल को शोषण करने में अधिक क्षमता होती है। ऑप्शन बी, क्योंकि इनमें पाए जाने वाले जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ऑप्शन सी, क्योंकि ये मृदा में पोषक तत्व बहुत कम ग्रहण करते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, क्योंकि इनमें पाए जाने वाले जीवाणु वायुमंडल
कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। इसलिए इन फसलों को बोने से क्या होता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अधिक हो जाती है। प्रश्न नंबर 27 है, मनुष्य का रक्त चूसने वाले कीट का नाम क्या है? तो क्या है जो मनुष्य का रक्त चूसने वाला कीट का नाम क्या है? ऑप्शन ए कॉकरोच, ऑप्शन बी मादा एनीफ्लीज मच्छर, ऑप्शन सी मक्खी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या कौन चूसता है मनुष्य का खून? तो उस कीट का नाम है मादा एनीफ्लीज। तो मादा एनीफ्लीज मच्छर है जो मनुष्य का खून चूसता है, ठीक है। इसी के द्वारा मलेरिया भी होता है, ठीक है। नर मच्छर से नहीं, मलेरिया किससे फैलता है? इसी मादा एनीफ्लीज मच्छर से फैलता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, चित्र में क और ख दो एक जैसे उपकरणों के अंदर बाहर से हवा प्रवेश नहीं कर सकती। क उपकरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तथा ख में साधारण हवा है। तो किस उपकरण में रखे बीज अंकुरित होंगे? ठीक है, आपको चित्र दिखाता हूं। ये देखो, चित्र क और ख ये है, ठीक है। चित्र क, चित्र ख। अब क्या बोल रहा है, प्रश्न को समझना है, ठीक है। प्रश्न को समझो। चित्र में क और ख दो एक जैसे उपकरण के अंदर, ठीक है, दोनों एक ही उपकरण है, इनके अंदर बाहर से हवा प्रवेश नहीं कर सकती है, ठीक है। बाहर से इन दो उपकरणों में क्या हवा कहीं से भी प्रवेश नहीं कर सकती है, ठीक है। क उपकरण में कार्बन डाई गैस है, ठीक है, और ख में साधारण हवा है। तो किस में बीज अंकुरित होंगे? ठीक है, इसमें कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और इसमें साधारण गैस है। तो इन दोनों में से किस में बीज अंकुरित होंगे? तो बताओ मुझे, बताओ। तो किस में होंगे? नॉर्मल सी बात है, साधारण हवा वाले में क्या हो जाएंगे? बीज अंकुरित हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही इजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। बताओ 29, बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्टार भी लगा लीजिए, इंपोर्टेंट भी है। तो मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, होमोसेपियंस क्या है? मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है, एक कोशिकीय जंतु है तो क्या है? ऑप्शन ए अमीबा है, ऑप्शन बी हाइड्रा है, ऑप्शन सी केचुआ है। इनमें से कोई नहीं है। तो एक कोशिकीय जीव, मैंने बहुत बार बताया है, वीडियो कनेक्टिंग होती है। तो अमीबा क्या होती है? एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 31 है, जड़ का कार्य है तो क्या है? संचयन है, स्थिरीकरण है, अवशोषण है, उपयुक्त सभी है। तो जड़ का क्या कार्य होता है? जड़ तो आपने बहुत सुना है। तो जड़ का क्या कार्य होता है? स्थितीकरण होता है, ठीक है। स्थितीकरण क्या होता है? जड़ का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 32 है आपके लिए, नीचे दिए गए बीज के चित्र, ठीक है, एक और दो तीर द्वारा दिखाए गए भागों के नाम क्या है? ठीक है, नीचे किसका चित्र दिया गया है? बताओ मुझे। बीज के चित्र में एक और दो तीर द्वारा दर्शाए गए भाग का नाम क्या है? ठीक है, ये वाला भाग का नाम क्या है और ये वाला भाग का नाम क्या है? ठीक है, मुझे बताना 32 का राइट आंसर आप, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने के पार्ट किसमें? 7 में, ठीक है। जो बायोलॉजी का भाग 7 होगा उसमें चर्चा परिचर्चा करेंगे 32 प्रश्न के बारे में। और 32 से लेके हम कितने 60 या 65 68 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। अगर आपको बायोलॉजी से संबंधित ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए क्या होता है, और भी ज़्यादा क्या करता है, मोटिवेशन बनाता है। और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा क्या लाते हैं? संकलन लाते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। हम आपके लिए, आप हमारे लिए, ठीक है। आपने हमारा साथ बनाए रखना है। हम आपके लिए, आपको हम परीक्षा में पूरा क्या कराएंगे? क्वालिफाई कराएंगे, ठीक है। बस आपको जुड़ना है। अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो YouTube चैनल से आप संलग्न हो सकते हो। वहीं हमारा फेसबुक में भी ग्रुप है, बिहेवियर एजुकेशन उपकार, वहां पे भी आप संलग्न हो सकते हो। इसका पार्ट 7 आपके लिए जल्द होगा मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe and press the bell icon. Like, comment, share and